प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं छोटेलाल बलाई, राजकीय महाविद्यालय करौली, इतिहास विभाग से। आज हम आपको आपके पाठ्यक्रम जिसमें बीए पार्ट प्रथम पेपर प्रथम के भाग वैदिक साहित्य में परिलक्षित राजव्यवस्था भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम आपको वैदिक साहित्य में परिलक्षित राजव्यवस्था भाग फर्स्ट पर चर्चा कर जानकारी दे चुके हैं। इसमें हम देखेंगे कि वैदिक साहित्य में परिलक्षित राजव्यवस्था भाग 2 के जानने के स्रोतों के बारे में पहले हम जानकारी लें कि इस समय की राजव्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ऋग्वेद की संहिता के अतिरिक्त शेष वैदिक साहित्य में हमें उत्तर वैदिक काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस साहित्य के अंतर्गत हम ऋग्वेद संहिता से संबद्ध ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथ, जिनकी रचना, संकलन, संपादन इस काल में हुआ, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की संहिताएं, इन तीनों संहिताओं से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ, अर्थात वैदिक साहित्य, जैसा कि हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं, वैदिक और उत्तर वैदिक। तो आज उत्तर वैदिक जो काल है उसकी जानकारी, जिसमें भी हम राज व्यवस्था पर बात करेंगे। इसमें हम जनपदों की स्थापना, राजा की शक्ति एवं प्रभामंडल में वृद्धि, सभा समिति एवं विदत, प्रशासनिक तंत्र अर्थात रत्निन, जिसमें पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी, सुत जो कि राजा का सारथी, ग्रामणी ग्राम का मुखिया, छत्री प्रतिहारी, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्रहकर्ता, अक्ष पै पासे के खेल में राजा का सहयोगी, पालागल राजा का मित्र, विदूषक के साथ साथ ही हम प्रांतीय शासन, जिसमें स्थपति और शतपति पर चर्चा करेंगे। जनपदों की स्थापना, हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो जन थे वो अब जनपदों के रूप में परिवर्तित हो गए थे। अर्थात उत्तर वैदिक काल में जन राज्यों के स्थान पर जनपद राज्यों की स्थापना हुई और विभिन्न राज्यों की भौगोलिक पहचान स्पष्ट होने लगी। राजा अब जन के साथ साथ एक निश्चित प्रदेश का अधिपति था। इन राज्यों में हम देखते हैं कि कुरु, पांचाल, गांधार, केके, मद्र, मत्स्य, काशी, कौशल, कलिंग, अवंती, विधेय, मगध, विदर्भ, अश्मक और हूलक आदि जैसे राज्यों का जन्म होना प्रारंभ हो गया था। उत्तर वैदिक साहित्य में मुख्यतः राजतंत्रात्मक राज्यों का ही उल्लेख मिलता है। प्रादेशिक राज्यों की स्थापना से विस्तारवादी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को हम यहाँ बढ़ता हुआ देखते हैं। छोटे और बड़े राज्यों में अंतर यहाँ किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं सम्राट एवं एक राट शब्द की प्राप्ति राजाओं की आकांक्षा बनती जा रही थी। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक
एक राट होता है। राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेध यज्ञ इस समय किए जाने लगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के राज्यों का उल्लेख है, जैसे हम देखते हैं राज्य, स्वराज्य, भोज, वैराज्य, महाराज्य और साम्राज्य। महाराज्य एवं साम्राज्य विशाल, स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्यों की दो श्रेणियां हैं। इनमें साम्राज्य महाराज्य से भी विशाल और शक्तिशाली होता था। इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। वैराज्य का अभिप्राय राजाधीन राज्य से है। ऐसे राज्य संभवतः गणतंत्रात्मक हुआ करते थे। राज्य, स्वराज्य एवं भूराज्य क्षेत्र विशेष में राज्य के लिए प्रचलित भिन्न भिन्न नाम हैं। मध्य देश के जनपद राज्य कहलाते, प्रतीची यानी पश्चिम दिशा के जनपद स्वराज्य, दक्षिण क्षेत्र के जनपद भूराज्य। इसी प्रकार मध्य देश के शासक राजा कहलाते थे। उत्तरी दिशा के शासक विराट, पश्चिमी जनपदों के शासक स्वराट, दक्षिणी दिशा के शासक भोज एवं प्राची अर्थात पूर्व दिशा के शासक सम्राट कहलाते थे। वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति और प्रभा मंडल में वृद्धि हो गई। हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राज्यों की शक्ति और आकार में वृद्धि विस्तारवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुशल सैनिक नेतृत्व की आवश्यकता ने अनिवार्य रूप से राजा के अधिकारों में वृद्धि कर दी। सामान्यतः राजा का पद स्थायी और वंशानुगत होता चला जा रहा था। निर्वाचन का सिद्धांत यद्यपि इस समय नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन राजा की देही उत्पत्ति का विचार कुछ स्थानों पर दृढ़ता से प्रकट होने लगता है। विभिन्न ग्रंथों में अधर्मी, आताई और निरंकुश राजा की यहाँ आलोचना भी की गई है। अर्थात इस समय पूरी तरह से राजा अधर्मी, आताई और निरंकुश नहीं हो सकता था। राजा से सदैव धर्मानुकूल आचरण की अपेक्षा की जाती थी। अथर्ववेद में कहा गया है कि धर्म को न मानने वाला राजा राज्य में बारिश नहीं होने का कारण बन सकता है। उसे सीमित और मित्र बंधुओं का सहयोग भी नहीं मिलता। उत्तरवैदिक काल में राजा अधिक ऐश्वर्य से रहने लगा और उसके कुल के लोगों का स्वतंत्र वर्ग बन गया। राजा का प्रधान कार्य सैनिक नेतृत्व और न्याय प्रदान करना था। उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं के राज्याभिषेक संबंधी विधि विधानों का भी विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल के राजा और उत्तरवैदिक काल के राजा की स्थिति में अब परिवर्तन आ गया था। सभा, समिति, विदथ। सभा और समिति हम वैदिक काल में भी देखते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम विदथ नामक एक संस्था का भी उल्लेख जो हमें मिला है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो विदथ है, अर्थात विदथ शब्द विद यानी जानने से बना और विदथ विद्वानों की एक परिषद थी जहाँ गंभीर और शास्त्रीय विचार विमर्श होता था। इस संदर्भ में डॉक्टर अल्तेकर ने अपना विचार दिया है। डॉक्टर R.S. शर्मा विदथ को आर्यों की प्राचीनतम जनसभा मानते हैं। प्रशासनिक तंत्र रत्न। वैदिक काल में हम उत्तर वैदिक काल में प्रशासन तंत्र की एक नई रचना को देखते हैं, जिसमें हम
देखते हैं कि पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी, सुत, ग्रामणी, छत्री, संग्रहिता, भागदूत, अक्षय, पाय, पालागल, मित्र और विदूषक, ये सब एक तरह से जो उस समय की प्रशासनिक तंत्र था उसके भाग थे। राज्यों के आकार में वृद्धि के साथ यह प्रशासनिक तंत्र विस्तृत और जटिल हुआ। शासन का संचालन करने में राजा मंत्रियों की एक परिषद अर्थात जिसे राज परिषद कहा गया, इसमें ये सभी थे। इन सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों या पदाधिकारियों को रत्न कहा गया। राजसूय के समय राजा रत्नियों के घर जाता और प्रत्येक को हवि देता। इस प्रथा से जान पड़ता है कि राजा के लिए राज्य के पदाधिकारी अर्थात रत्नियों का सहयोग और समर्थन आवश्यक समझा जाता था। रत्नियों का प्रशासन में अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान भी था। तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है कि राजा को राज्य प्रदान करने वाले रत्न ही होते हैं और सुत, ग्रामणी, रथकार, करमार तथा दीवान जो राजकृत में कहा गया है, यह सब का उल्लेख हमें उस समय की प्रशासनिक तंत्र की जानकारी से अवगत कराते हैं। राज नियमित रूप से कर अर्थात बलि वसूल करने लगा और भागदूत नामक अधिकारी कर संग्रह का कार्य करता। ऐसा प्रतीत होता है कि धनार्जन में लगा वैश्य वर्ग ही करों का भार वहन करता। संभवतः आय का इस समय 16वां भाग राजा को मिलता था। इस समय की राज्य व्यवस्था में हम देखते हैं कि प्रांतीय शासन के भी हमें साक्ष्य, जिनमें स्थपति और शतपति की जानकारी हमें इस समय के साहित्य से मिलती है। स्थपति का काम बाहरी क्षेत्रों का प्रबंध करना था, जबकि शतपति संभवतः 100 गांवों के एक समूह की देखभाल करता था।